कलाक घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह तमाम अहम खबरें झलकियों के जरिए आपको दिखा देते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक में प्रदर्शनकारी किसान का बड़ा खुलासा। पहले मिल गई थी पीएम के रूट की जानकारी, ये खुलासा किया गया है। कोविड विस्फोट के बावजूद लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। कोलकाता में बढ़ते संक्रमण के बीच बाजार में दिखाई दी है भीड़। कोविड संबंधी पाबंदियों से परेशान हुए हैं जर्मनी के लोग। म्यूनिख में सड़क पर निकले प्रदर्शनकारी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि गुजरात से आ रही है, जहां पर सूरत में गैस लीकेज की वजह से मरने वाले कर्मचारियों की तादाद अब 6 हो गई है। जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से प्रिंटिंग मिल में 6 कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया है। वहीं 20 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक पास के नाले में एक अज्ञात टैंकर चालक जहरीला केमिकल डाल रहा था। इसी दौरान गैस लीक हुई और पहले 4 कर्मचारियों की जान गई। इसके बाद 2 और कर्मचारियों की मौत की खबर आ रही है। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, बेहद दुखद घटना, जिस तरीके से अचानक गैस लीक हुई, संभलने तक का मौका नहीं मिला। बिल्कुल नेहा, ये बेहद दुखद घटना है क्योंकि आज सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास ये मामला सामने आया है और सूरत में करीब 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सूरत की नई सिविल अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे, ये जो मजदूर थे ये यहीं पे सचिन जीआईडीसी में आई हुई जो प्रिंटिंग प्रेस थे वहां पे सो रहे थे और सुबह करीब 4 बजे के आसपास जो ट्रक है जिसमें से ये गैस लीक हुई है वो ट्रक वहां पे था। और जब वहां पे मौके पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो ट्रक का एक जो छोर था जहां से जो जहरीली गैस थी जिसे छोड़ा जा रहा था वो नाले के अंदर था। यानी कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि गैर कानूनी तरीके से जो केमिकल है उसे नाले में छोड़ा जा रहा था। उसी वक्त गैस लीक हुई और गैस लीक होने पे लोग समझ पाए उससे पहले ही वहां पे जो मजदूर थे वो मजदूर एक के बाद एक गिरने लगे। 6 लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि मजदूर भी, जो ट्रक ड्राइवर था वो ट्रक ड्राइवर भी वहां पे बेहोश हो पड़ा हुआ था और उसे भी अस्पताल ले जाया गया है। तो ट्रक ड्राइवर के होश में आने का इंतजार पुलिस कर रही है। उसके बाद पता चलेगा कि जो मटेरियल भरा हुआ था वो कौन सा है। इससे पहले फायर दमकल विभाग की टीम वहां पे पहुंची हुई है और वो वहां पे जो गैस है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे की करेंगे। कई राज्यों में कोविड का संक्रमण अब तीव्र हो चला है। जल्द हम आपको राज्यों के कोविड के नए मरीजों के आंकड़े भी दिखाएंगे। किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 26,538 मामले पूरे महाराष्ट्र में। कर्नाटक की बात कर लें 4,246, केरल में 4,801, गुजरात में 3,350, राजस्थान की बात करें तो यहां पर 1,833। दिल्ली में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, 10,000 के पार पहुंच चुका है, 10,665। बिहार में 1,659। पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर हैरान करने वाली है, यहां पर भी 14,000 से ज्यादा मामले हैं। तमिलनाडु में भी यही स्थिति बनी हुई है। नोएडा में 551 तक ये स्तर पहुंच चुका है। 24 घंटे के ये मामले आप देख रहे हैं। मुंबई 15,166, बेंगलुरु 3,605, चेन्नई 2,481, कोलकाता 6,170, पुणे 1,104। यानी कि ये वो एपी सेंटर्स हैं जहां पर इस वक्त लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये वो शहर हैं दरअसल जो इस वक्त सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। बात अब करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में 2 गुना रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 10,665 कोरोना के नए मामले आए हैं। डराने वाली बात यह कि 8 लोगों की जान चली गई है। राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 11.88% तक पहुंच चुकी है।
एक दिन में 8 मौत, 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा। संक्रमण दर 11.88%, 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। एक्टिव केस 23,307, 24 मई के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का यह आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी, उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो राजधानी में कोविड की 5वीं लहर आ चुकी है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। दिल्ली सरकार अगर इसे 5वीं लहर बता रही है तो इसके पीछे है कोविड संक्रमण का ये आंकड़ा। दिल्ली में कल जो आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक कोविड के 10,665 नए केस आए हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर 11.88% पहुंच चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,307 है। दिल्ली में 24 घंटे में 10,665 कोरोना मामले। संक्रमण बढ़ने की रफ्तार ऐसी है कि 24 घंटे के भीतर कोविड के मामले दोगुने हो चुके हैं। हालांकि सरकार से लेकर अस्पताल यही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार वायरस की धार कुंद पड़ चुकी है, इसलिए बढ़ता संक्रमण बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं है। कोरोना दिल्ली में भी, पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से, काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी, पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। लेकिन कुछ चीजें हैं जो डरा रही हैं। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर, जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदू राव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। साफ है, दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। यानी अब ओमिक्रॉन सिर्फ विदेश से आने वाले लोगों में ही नहीं, बल्कि आम पब्लिक में भी फैल रहा है। और इसी वजह से दिल्ली में कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से कल सत्येंद्र जैन सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि ये माइल्ड केसेस हैं और इनको होम आइसोलेशन से ही ठीक कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि संक्रमण को फैलने से रोकना, यानी कि जो ग्रोथ रेट है, जिस हिसाब से इन्फेक्शन फैल रहा है, उसे काबू में करने का तरीका सिर्फ ये है कि पाबंदियां लगाई जाएं, जिसमें एक कदम था कि आप वीकेंड में कर्फ्यू लगा चुके हैं। अब आने वाले वक्त में चुनौती यह है कि कैसे इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाए या फिर नहीं लगाया जाए। क्या फैसला लेगी दिल्ली सरकार? जी देखिए, दिल्ली सरकार लगातार यही आर्गुमेंट सामने रख रही है कि एक तरफ जहां पे कोविड-19 के केसेस लगातार ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटलाइजेशन रेट में इजाफा नहीं हुआ। अभी भी जितने हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, उसमें मुश्किल से 400 से 500 बेड्स ही ऑक्यूपाई हुए हैं। तो ये आर्गुमेंट लगातार सरकार का रहा है। और पिछले हफ्ते आपको ध्यान होगा, केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को चिट्ठी लिख के बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कहा था। उस पे भी कार्रवाई अब आपको दिल्ली में दिखाई देने लगा है, जहां पे प्राइवेट अस्पतालों को लगभग 40% बेड्स को कोविड-19 के लिए तैयार करने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों को कहा गया है कि वो अपनी बेड कैपेसिटी को कोविड-19 के लिए बढ़ाएं। साथ ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स को भी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन रेट में इजाफा होता है तो उसको केटर करने के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। और यही आर्गुमेंट लगातार दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई केसेस तो बढ़ रहा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के दर में इजाफा नहीं हुआ है। और संभवतः यही कारण है कि फिलहाल दिल्ली लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ रही है। और अभी जो मेजर्स लिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू का मेजर है, साथ में वीकेंड कर्फ्यू का मेजर है,
प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ 50% एम्प्लॉयज़ को दफ्तर बुलाने की अनुमति दी गई है। सरकारी दफ्तरों में कह दिया गया है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करें और सिर्फ वही लोग जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उनको दफ्तर आने की इजाज़त दी गई है। यानी कि ये तमाम मेजर्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं पब्लिक मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो, वो कम हो, और उम्मीद उससे ये लगाई जा रही है कि इसकी वजह से जो कोविड का फैलाव है वो घटेगा। हालांकि एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में बीमार पड़ रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है दिल्ली वालों के लिए कि जहां आपका आने वाले दिनों में वर्कलोड बढ़ने वाला है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मी जो है वो वर्कफोर्स रिड्यूस हो रहा है। तो उसको कैसे बैलेंस करेगी सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल दिल्ली के सामने खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अब मुंबई की कर लेते हैं क्योंकि मुंबई में भी कोरोना का भयंकर विस्फोट देखा जा रहा है। कल कोरोना के 15,166 नए मामले यहां सामने आए। एक ही दिन में मुंबई में 5,000 कोरोना केस बढ़ गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में कोरोना का आंकड़ा दूसरी लहर के पीक को भी पार कर गया है। आधी रात के वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के बाहर सड़कों पर खड़े ये लोग चर्चित कार्डेलिया क्रूज के मुसाफिर हैं। क्रूज में हुए कोविड विस्फोट में ये लोग नेगेटिव पाए गए हैं, तो बीएमसी ने यूं आधी रात को स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। न्यू ईयर पार्टी के लिए मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुए कार्डेलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। हाल ये हुआ कि गोवा सरकार ने क्रूज को लंगर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ जो सबसे बड़ा नाइंसाफी हुई है वो गोवा गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने बोला था कि पैसेंजर वहाँ उतर जाए, लेकिन पैसेंजर को वहाँ उतरने नहीं दिया, जबकि हम लोग महाराष्ट्र में एंटीपीसीआर टेस्ट करा के चढ़े थे। हम क्रूज से नीचे उतरे, डिप्टी कमिश्नर से हमने बात किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट ने हमारे को ऑर्डर नहीं दिया कि एक भी पैसेंजर अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा हुआ जैसा कोई हम पाकिस्तान से आके वहाँ पर गोवा में एंट्री कर रहे थे। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार 1,827 लोगों में 209 कोविड पॉजिटिव पाए गए। जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। नेगेटिव आया था। हाँ, हमारा जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से अभी तक कितने लोग हैं, बाकी कार्डेलिया क्रूज का कोविड संकट तो खत्म हुआ, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र अभी भी संकट में हैं। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले हैं। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोविड के कल 26,538 नए केस मिले हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। कोविड को लेकर मुंबई में कुछ और चीजें भी परेशान करने वाली हैं। जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। साइन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में बेस्ट सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में मुंबई में कोरोना संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंकड़ों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई में आज से 13 जनवरी के बीच कोविड केस पीक पर पहुंच सकते हैं। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, पहला सवाल आपसे ये कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स में संक्रमण बढ़ रहा है वो परेशान करने वाली स्थिति है, क्योंकि अब बैकअप प्लान क्या है? अगर डॉक्टर्स में संक्रमण फैलता है तो ट्रीटमेंट करने वाले दूसरे एंड पे डॉक्टर्स की तैयारी कैसे कर रही है सरकार? दूसरा सवाल आपसे ये कि दिल्ली में तो सरकार अब जेनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रही, ये बात स्वास्थ्य मंत्री ने बता दी है, लेकिन क्या मुंबई में जेनोम सीक्वेंसिंग करके ये तय किया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट है या फिर ओमिक्रॉन?
पहला जवाब ये है कि राजेश टोके जो कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से कहा है कि अगर आपके पास वैक्सीन है तो फिर आप हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सामने आके ये बताना है कि वो कितने तैयार हैं या नहीं है। अब ये बात भी सही है कि महाराष्ट्र में करीब 260 डॉक्टर्स हैं, अभी तक का ये लेटेस्ट फिगर है, जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मुंबई में ही डॉक्टर्स का कहना है कि जो उनकी इफिशियंसी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि एडिक्वेट मैन पावर इस वक्त उनके पास नहीं है। तो ये एक गंभीर विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है। दूसरी तरफ जहां तक खबर रही है जिनोम सीक्वेंसिंग की, तो यहां पर राज्य सरकार ने ये सीधे सीधे कह दिया है कि करीब 90% जो ओमिक्रॉन का फैलाव है वो हो चुका है। सिर्फ 10% अभी डेल्टा के केसेस बचे हैं और धीरे धीरे 100% फैलाव हो जाएगा ओमिक्रॉन का। यानी जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो ओमिक्रॉन का आने वाले हफ्ते में पूरी तरीके से दिख जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब सबके लिए, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए सबके लिए आरटीपीसीआर कराना तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब सरकार ज्यादा तवज्जो देगी रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरफ। और साथ ही साथ तमाम केमिस्ट को भी यह कहा जाएगा कि वो एक नोट रखें कि कितने किट्स हैं जो दिए जा रहे हैं, जिससे सरकार को भी पता चलता रहे कि आखिर कितने किट्स जा रहे हैं, कितने टेस्ट हो रहे हैं। अब मुंबई में स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। आज के दिन ही अगर हम देखते हैं तो एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या ही 400 से ज्यादा ऊपर चली गई है। हालांकि अब बीएमसी का यह कहना है कि घबराने की बात तो नहीं है, क्योंकि 90% जो केसेस हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। करीब हॉस्पिटलाइजेशन है सिर्फ 1% का है। लेकिन यह बात भी तो गौर करने वाली है कि 21 दिसंबर को जहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1% था, आज के दिन वो बढ़ के 20% से ऊपर चला गया है। और आपने ठीक कहा कि सेकेंड वेव में तो अप्रैल के माह में 11,000 से ऊपर केसेस से हमने पीक किया था, मुंबई को तब 50 दिन लगे थे। थर्ड वेव में 15,000 से ऊपर केसेस के साथ पीक किया है सिर्फ 15 दिनों में। ऐसे में लोकल ट्रेन खचाखच भरी रहती हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती है। सबर्बन इलाकों में, सिटी इलाकों में जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। उसके लिए क्या फैसला लिया जाएगा? आज मुख्यमंत्री देखेंगे कि क्या और रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है, क्योंकि जो कोविड टास्क फोर्स है उसने कहा है कि लॉकडाउन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जहां पर नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं वहां पर और सख्त नियमों को करने की जरूरत जरूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोविड का विस्फोट यूपी में भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि कल कोविड के नए मामलों का आंकड़ा 2000 को यहां पार कर गया। कल 2038 नए मरीज यहां सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 5000 पार कर चुकी है। यूपी में एक ही दिन कोरोना के नए मामले दोगुने हो चुके हैं, यानी कि 4 जनवरी को 992 केस सामने आए थे, 5 जनवरी को 2038 ये हो गए। एक्टिव केसेस की संख्या 5000 पार कर गई। यूपी का कोविड ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक 4 गुना केसेस बढ़ चुके हैं। शहरों की बात करें तो नोएडा में कल सबसे ज्यादा 551 कोविड केसेस सामने आए, लखनऊ में 288, गाजियाबाद में 255, मेरठ में 110। उधर पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कल वहां पर कोविड के 14,022 नए मामले सामने आए, संक्रमण दर 23% के पार चली गई। कोलकाता में सबसे ज्यादा 6,170 नए मामले सामने आए हैं। और अब बात पंजाब में कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की करेंगे। फिरोजपुर के रास्ते में प्यारे आना गांव से गुजरने वाले फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक काफिला फंसा रहा। आगे प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था। सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर पीएम के रास्ते में प्रदर्शनकारी कैसे आ गए? रास्ते को क्यों असुरक्षित छोड़ा गया या फिर सैनिटाइज नहीं किया गया? ये हैरान करने वाली तस्वीर कल जब सामने आई तो हड़कंप मच गया। पूरे 20 मिनट तक पीएम इस फ्लाईओवर पर फंसे रहे। समझ सकते हैं कितनी बड़ी सुरक्षा चूक थी। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए।
सुरक्षा की ये चूक खुद पीएम मोदी के इस बयान से भी पता चलता है। बताया जाता है कि बठिंडा एयरपोर्ट के एक अधिकारी से पीएम ने कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बठिंडा लौट आया हूँ। प्रधानमंत्री जी का जब रूट लगता है, उस रूट के अंदर कोई सिक्योरिटी स्टेट देती है, उसके अंदर कोई अवरोध नहीं हो सकता, वो लगातार चलते रहने वाला है। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बठिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बठिंडा लौट आया हूँ। इस बीच आज तक से एक किसान प्रदर्शनकारी ने जो बताया वो हैरान करने वाला है। मिस्रीवाला और प्यारेवाला गांव के प्रदर्शनकारी किसानों ने जो बताया उससे लगता है कि उन्हें पीएम के काफिले की हर गतिविधि का पता था। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। यानी प्रदर्शनकारियों को पता था कि पीएम मोदी का काफिला हुसैनीवाला रोड पर चल रहा है। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ नेशनल हाईवे ਆ। किसानों का ये खुलासा पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान से मेल नहीं खाता कि उन्हें पीएम के रूट बदल जाने की जानकारी नहीं थी। टोटल प्रोग्राम जेड़ा बठिंडे तो फिरोजपुर जाण दा बाई एयर सी, 3 हवाई अड्डे जिथे हैलीपैड वो फिरोजपुर दे विच बनाए गए। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया होया है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब नू लेके जाना है। सीएम चन्नी जब ये सब कह रहे थे तो उन्हें शायद पता भी नहीं था कि पंजाब में कितनी बड़ी चूक हुई है। इतनी गंभीर स्थिति कैसे बनी, इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार। ये वीडियो एक कार के भीतर से बनाया जा रहा है। सामने से प्रधानमंत्री का काफिला लौट रहा है। वीडियो बनाने वाला अपना परिचय बीजेपी नेता के तौर पर बताते हुए कहता है, आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूँ। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। क्या पीएम की सुरक्षा में हुई भयानक चूक वाकई एक राजनीतिक साजिश है? इस बात को समझने के लिए पूरे सीक्वेंस को जानिए। बठिंडा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री को सबसे पहले हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। कोहरे और बारिश के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने बठिंडा एयरपोर्ट पर ही मौसम में सुधार का इंतजार किया। इसके बाद फैसला हुआ कि सड़क के रास्ते हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक प्रधानमंत्री जाएंगे। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला तक सड़क मार्ग से जाने में करीब 2 घंटे लगते। गृह मंत्रालय का दावा है कि सड़क से जाने का फैसला पंजाब के डीजीपी की तरफ से सड़क रास्ते में सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलने के बाद ही लिया गया। यानी पंजाब पुलिस को सब पता था और फिर भी इतनी बड़ी चूक हो गई। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल के साथ बठिंडा से कमलजीत संधू, आज तक। मेरे सहयोगी मंजीत सहगल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ बठिंडा से जुड़ गए हैं। मंजीत, देखिए, जब डीजीपी की ओर से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, इसके माने एवरीथिंग इज ऑल राइट, ये समझा गया, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था उस रूट पर। और सीएम चन्नी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि चूक हुई तो कहां हुई और किसको जिम्मेदार ठहराया जाए?
देखिए नेहा, इसे विडंबना ही कहिए कि एक तरफ जहां जो प्रदर्शनकारी थे उनको प्रधानमंत्री के काफिले की पल पल की खबर थी कि काफिला कब और कहां से चला, और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस उससे अनभिज्ञ थी कि उसी मार्ग पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। और वहीं इतनी बड़ी चूक हो जाने के बावजूद भी, चाहे वो पंजाब के पुलिस अधिकारी हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो, ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। अब तो कई सबूत भी खुलकर सामने आ गए हैं। किसान नेता इसे अपनी दूसरी बड़ी जीत बता रहे हैं। किसान नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ये हमारे प्रदर्शनकारी थे, हमारे सदस्य थे। बावजूद इसके पंजाब सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये सुरक्षा में चूक थी। वहीं अगर अब केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर ये चूक कैसी हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो। फिलहाल पंजाब सरकार अब अपनी एक रिपोर्ट सौंपने वाली है। इस रिपोर्ट में वो क्या तर्क देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पंजाब सरकार और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।